बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब इमरान खान ने पिछले दिनों अपना पहला खत आर्मी चीफ के नाम लिखा तो ये पटवारी, हवारी और जाती उमरा के नमकख्वार सहाफी इन्होंने आसमान सर पे उठा लिया था कि देखिए, हम ना कहते थे कि इमरान खान अब वास्तों, तरलों और मिन्नतों पर आ जाएगा। मुझे उनके चेहरे याद आ रहे हैं और अब जबकि तीसरा खत आज लिखा गया है, इनके चेहरे दीदनी है। मैं इन्हें एक ही पैगाम दूंगा कि जरा देखते जाओ और सुनते जाओ और फिर साथ शर्माते जाओ। आगे आगे इमरान खान इनके साथ करता क्या है। दरअसल इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि वो रोजाना एक खत, जिसे मैं खत नहीं कहता, फर्द जुर्म कहता हूं, आयद करता जाएगा, जिसे मैं फर्द जुर्म के साथ साथ इत्माम हुज्जत भी कहता हूं। इत्माम हुज्जत जारी रखेगा और मुसलसल खत लिखता रहेगा। इन्हें अब इन्हें समझ आनी शुरू हो गया। वो नजम सेठी हद होती है। वो ईसा अलैहिस्सलाम जब आखिरी दफा यरूशलेम में दाखिल हुए तो उनके हवारियों ने देखा तो शोर करने लगे, वो आ गया खुदावंद खुदा, आ गया खुदावंद खुदा। तो जो फरीसी थे, वो शुरते थे, यहूदी थे, उन्होंने डंडे सोटे चलाने शुरू कर दिया। खामोश 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 की आवाजें लगानी शुरू कर दी। लोग डर कर, सहम कर उसी तरह खामोश हो गए जिस तरह आज पीटीआई के सपोर्टर्स इन्हें बज़ाहिर खामोश नजर आते हैं, सुनाई नहीं देती उनकी आवाज इन्हें। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने जब खामोशी देखी तो कहा कि अगर तुम इनकी जुबानें काट भी दो तो मेरी सच्चाई पे यरूशलेम की दीवारों में लगे पत्थर भी गवाही देना शुरू कर देंगे। अब पत्थरों ने गवाही देना शुरू कर दी है। नजम सेठी ने कह दिया है कि रियासत पर काबज इमरान खान के मुखालिफ सारे के सारे थक गए। ये बिल्कुल उसने कहा है, सारे के सारे थक गए हैं। इमरान खान इन्हें कोई रास्ता नहीं दे रहा, और रास्ता नहीं दे रहा, बहुत अच्छा कर रहा है। कभी कभी वो कहते हैं ना कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कभी कभी एक्सेप्शनल माहौल होता है। इस माहौल में कोई जमहूरियत नहीं, कोई डायलॉग नहीं, मुवक्कफ है, प्रिंसिपल है जिस पर वो कायम है। इस पर उसे कायम रहना चाहिए। ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि उसे कोई समझौता नहीं करना चाहिए, उसे कोई डील नहीं करनी चाहिए, उसे कोई ढील नहीं लेनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूं। मुझे खबर है कि वो इस तरफ जान दे देगा लेकिन इस तरफ नहीं जाएगा। सो रास्ता बंद है। अब अगर रास्ता बंद है तो क्या होगा? ये पूरा जोर लगाएंगे फिर उसे डराने का, फिर उसे धमकाने का, फिर उसे तोड़ने का। आपने देख लिया कि लाहौर में दहशतगर्दी की अदालत ने एजाज चौधरी समेत 71 लोगों पर फर्द जुर्म आयद कर दी है कि 9 मई को आपने घेराव जलाव किया है। अब दूसरी तरफ इन्होंने तोड़ने के लिए इमरान खान को, डराने के लिए कि शायद डर जाए। इन्हें पता नहीं है कि जो ये ऐसा काम करते हैं तो वो अंदर से मजबूत होता है और उसकी माथे की शिकनों में इजाफा होता है। ये चलाने चले हैं जीएच के ऊपर हमले का मुकदमा। चला ले, आप इधर भी चला ले, ये भी कर ले, ये बात तो तयशुदा है। अब ये नहीं कि कोई हुज्जत है नजम सेठी, ये मैं कहता चला रहा हूं। इन्होंने इकरार किया है जो मैं कहता चला रहा हूं कि हार चुकी है एस्टेब्लिशमेंट, जिच हो चुकी है एस्टेब्लिशमेंट, और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। मुझसे पूछते हैं मेरे सुनने वाले, मुझे देखने वाले, कि अगर इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं तो क्यों कोई तब्दीली क्यों नहीं आ रही? मुल्क के साथ ये कुछ करने वालों को उठाकर बाहर क्यों नहीं फेंकते वो लोग? अगर इतने अच्छे हैं, नहीं, ऐसे होता नहीं। एक एहसास है जो छाता चला जा रहा है। मैं आपको मिसाल देता हूं कि सूरज की जब हिद्दत और शिद्दत बढ़ती है तो वो ओवरकोट हाथ से पकड़कर नहीं उतारता, बंदा खुद उतार के रख देता है नीचे, स्वेटर भी उतार देता है। इसी तरह अब इन हालात को बदलने का वक्त आन पहुंचा है। तीसरा हद अब आइए जो इमरान खान ने लिखा है, उसका पहला नुक्ता इमरान खान ने कहा है कि कुछ एहसास करो, जाओ जाकर पतन रिपोर्ट पढ़ो। पतन रिपोर्ट एक आईना है जिसमें ये अपना चेहरा देखेंगे तो इन्हें अपना कबीह और डरावनी शक्ल नजर आएगी। पतन रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि इलेक्शन किस किस अंदाज में चुराए गए। 2/3 मेजॉरिटी तो छोटी बात है, 2/3 मेजॉरिटी से आगे की बात थी। किस तरह इन्होंने 200 के करीब जीतने वाले पार्टी को हार के खाने में लाकर खड़ा किया, वो सारी की सारी रिपोर्ट पतन ने दे दी है। पतन की रिपोर्ट में दर्ज हैं, वो सारे पढ़ लीजिए। 61 तरीका कार जिन्हें ब्रुए कार लाकर ये धांधली की गई, 61 तरीके, मुजर्रब नुस्खे इस्तेमाल किए गए इमरान खान और उसकी पार्टी को शिकस्त के खाने में खड़ा करने के लिए। इमरान खान के इस खत का दूसरा नुक्ता है कि आप लोगों ने उन लोगों को इक्तदार पे लाकर बिठा दिया है जिनकी मनी लॉन्ड्रिंग
खरबों रुपयों में और अरबों यूएस डॉलर्स में। इसी तरह वाज़ेह है जिस तरह दोपहर के वक्त सूरज निस्फुन नहार पे वाज़ेह हो जाता है जबकि बादल ना छाए हों, कोहरा ना हो, धुंध ना छाई हो। इससे भी ज्यादा वाज़ेह तौर पे इनकी मनी लॉन्ड्रिंग है। और ये इसहाक डार, इसने तो सबूत पेश किए हुए हैं, वो सबूत इनके पास है जिन्होंने लाकर बिठाया है इन्हें। करामुल कातिबीन जो है, अल्लाह माफ करे, कुफ्र से बचाए, उन्हें लिखने में और रिपोर्ट तैयार करने में शायद कोई वक्त लगता है। ये अदारे जिन्होंने लाकर बिठाया है, खुफिया अदारों ने, वो करामुल कातिबीन से भी ज्यादा तेजी के साथ रिपोर्ट तैयार करते हैं और सारी रिपोर्ट्स उनके पास मौजूद है मनी लॉन्ड्रिंग की। तो आईना दिखाया है अपने इस पॉइंट के अंदर भी। फिर अपने तीसरे पॉइंट में, जो इस खत का तीसरा पॉइंट है, तीसरा नुक्ता है, तफसीलात आप खुद देख लीजिए कि ये जो दहशतगर्दी फैल रही है, ये दहशतगर्दी का नाम भी नहीं रखा था इमरान खान के दौर में। बिल्कुल कतई तौर पे ऐसे लगता था कि रफ्त गुज़श्त किस्सा हो चुका है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं, कानून की हुक्मरानी नहीं, अदालतें दम तोड़ चुकी हैं, अवाम को कोई भरोसा ही नहीं रहा अदालतों पे, लिहाजा जहां बेइंसाफी होगी, जहां कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, उसका मंतकी नतीजा, उसका साइंसी रिजल्ट दहशतगर्दी होगी। तो ये दहशतगर्दी हो रही है, हमले हो रहे हैं पाक फौज के जवानों पे, रोजाना जवानों और अफसरों की लाशें उनके घरों में पहुंच रही है। ये गलत पॉलिसियों की वजह से पहुंच रही है और उसे बराबर करने के लिए बता दिया जाता है कि इतने फितनाल खवारी से तल्लुक रखने वाले 17 लोगों को कैफरे किरदार तक और जहन्नम वासल कर दिया गया। ये चूरन बिकना बंद हो चुका है। तो इमरान खान ने ये तवज्जो दिलाई है, वो कह चुका है ये फौज मेरी फौज है, इनकी नहीं है, जो क्यादत इस वक्त सवार है इस कौमी अदारे पर, जिसकी पॉलिसियों की वजह से मुल्क बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, टूटने के करीब पहुंच चुका है और किसी की जिंदगी महफूज नहीं, और दहशतगर्दी रोज बरोज बढ़ती ही चली आ रही है। और मुस्तकबिल में अगर यही सूरत आ रही तो दहशतगर्दी के साए और गहरे और खौफनाक हो जाएंगे। इमरान खान के खत का चौथा नुकता क्या है कि इनके दौर में जहानत, यानी 18 लाख ज़हीन लोग पाकिस्तान में अपनी नौजवान, पाकिस्तान में अपनी अमली जिंदगी का आगाज करने की बजाय इस मुल्क से कूच कर गए हैं। जुमला मोतरजा सुन लीजिए, मैं तो कहता हूं कि अगर मैं परिंदा होता तो मैं कभी का सरहद पार कर गया होता, मैं एक मिनट भी ऐसे मुल्क में न रुकता, अपना परिवार लेकर, अपना खानदान लेकर यहां से परवाज भर जाता मैं। ये हालत है इस मुल्क की। और सिर्फ ये नहीं कि यहां लोग कोई कानूनी तरीकों से मुल्क छोड़ गए, 18 लाख है जो इस तरह छोड़ गए, नौजवान भाग रहे हैं इस मुल्क को छोड़कर। रोजाना किश्तियां डूबती हैं, पता चलता है कि गहरे समंदर के अंदर 100 पाकिस्तानी डूब गए, 70 पाकिस्तानी डूब गए, 300 पाकिस्तानियों की लाश उलट गई, लेकिन उसके बावजूद भी लोग रुकने में नहीं आ रहे। इस मुल्क को छोड़कर वो समंदर जैसे दोजख में छलांग लगाने के लिए तैयार है। इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है इमरान खान ने। इस पहलू पे सफे के सफे स्याह किए जा सकते हैं और मैं इसी एक मौजू और खत के इसी एक नुक्ते पे मैं सुबह तक कलाम कर सकता हूं। इमरान खान के खत का 5वां नुक्ता, इनके इक्तदार के अंदर, ये तो लिखी पड़ी बात है, ये तो लिखी पड़ी बात है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। नाज़रीन इकराम, आप सोचेंगे ये जो मैं आपको फिगर देने चला हूं, ये फिगर कैसे इकट्ठा होता है? जी बिल्कुल इकट्ठा होता है। ये 20 अरब यूएस डॉलर मुल्क से बाहर भिजवा दिए गए। डॉलर तलाश करने निकलो, मिलता नहीं है कहीं से। रुपए की तरफ नजर तहकीर से देखा जाता है, इतनी अहमियत खो चुका है जिसे हम रुपया कहते हैं। कभी हिंदुस्तान के 1 रुपया 2 आने हुआ करते थे, कल की बात है, और हमारा 1 रुपया, आज हमारे 3000 और उनका 1000, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। ये अफगानिस्तान, मैच कोई नहीं आपकी और उसकी करेंसी का, और इसके बावजूद रख ले आप अंदर इमरान खान को, केले को रखे, लगे रहे उधर और बर्बादी करते रहे इस मुल्क की। बहुत तैश है नौजवान नस्ल के अंदर। मैंने थर्मामीटर पकड़ा हुआ है, इतनी खौफनाक सूरत हाल वो कभी तसव्वुर भी नहीं मैं कर सकता था। सोचो जब मुझे लावा फटेगा, ना ये बड़े घर रहेंगे, ना बड़ी गाड़ियां रहेगी, ना कोई इशारा सलामत रहेगा ट्रैफिक का, ना ये बड़े बड़े स्टोर आपको चलते नजर आएंगे। उस मुकाम पर पहुंचने के हम बिल्कुल नजदीक बैठे हुए, इसी का जिक्र बिटवीन द लाइन्स, इसी तरफ तवज्जो दिलवाई है इमरान खान ने, और वो तवज्जो दिलवाता रहेगा। ये तीसरा हथ है, आप याद रखिए कि इस हफ्ते के अंदर अंदर चौथा हथ भी आ जाएगा, फिर 4 खत इकट्ठे आया करेंगे। कोई जरूरत नहीं उसे कलम की, कोई जरूरत नहीं कागज की। मताए लोहो कलम छिन गई तो क्या गम है,
کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں ہم نے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے، ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے۔ اس کی زنجیر کا ایک ایک حلقہ بولے گا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ خطوط باہر آ کیسے رہے ہیں۔ عمران خان کے خط کا چھٹا نقطہ یعنی مضمون 9 مئی، اور 9 مئی کے ساتھ جڑا وہ الزام جو عمران خان پر لگا ہے، جی ایچ کیو پر حملہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میرا ٹرائل چلائیں، لیکن اوپن کورٹ میں ٹرائل چلائیں۔ یہ کیا ہوا کہ دیواروں کے اندر بند کر کے جیل کے اندر میرے ساتھیوں کی ٹائیوں تک کا آپ جو ہے وہ تلاشی لیتے ہیں، ایک قلم تک انہیں نہیں دیتے، ایک کاغذ کا پرزہ انہیں نہیں دیتے، تو یہ تو ماشاء اللہ میں بھی ایسی ہوتا۔ ہاں ایک چیز ماشاء اللہ میں نہیں ہوتی تھی، یہ بے حیائی اور بغیرتی نہیں ہوتی تھی کہ گھروں میں گھس کر خواتین کی بے حرمتی کی جاتی۔ میں بار بار کہتا ہوں اعجاز الحق، میں تمہارے باپ کو مانسٹر سمجھتا تھا، میں تمہارے باپ کو بدترین رولر سمجھتا تھا تاریخ کے اندر، لیکن انہیں دیکھ کر اس کی شکل جب میرے سامنے آتی ہے مجھے معصوم لگنا شروع ہو گیا، مجھے شریف آدمی لگنا شروع ہو گیا، ضیاء الحق، جس کے دور میں میں نے شاہی قلعہ، بالا حصار قلعہ، پنجاب کی ساری جیلیں، صوبہ سرحد کی ساری جیلیں اور پھانسی کوٹڑی، سزائے موت، کوڑے، تھانے، میں دیانتداری سے کہتا ہوں اپنے اللہ کو گواہ کر کے کہ یا اللہ تو میرے لفظوں پہ گواہ رہنا کہ مجھے اب ان کی شکلیں دیکھ کر ان کے بالمقابل ضیاء الحق کی شکل میں ایک شریف آدمی نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو ناظرین کرام یہ ہاتھ آتے رہیں گے۔ اب آئیے، شہباز شریف نے کہا کہ 90 کی دہائی میں میرے ابا جی نے مجھے بٹھا کر کہا تھا جھوٹے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، کرپٹ بھی پرلے درجے کے ہیں، لیکن جھوٹے اتنے ہیں آپ یقین جانیں ناظرین کرام، میں علی وجہ التجربہ کہہ رہا ہوں، علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں۔ تو شہباز شریف نے کہا کہ ابا جی نے 90 کی دہائی میں بٹھا کر مجھے کہا تھا کہ دیکھ میرا بیٹا، اس دنیا میں سب سے بڑی نیکی عوام کی خدمت ہے، اپنے دن رات کا سکون تج کر دو، عوام کی خدمت کرو، اپنے اندر سے لالچ ختم کر دو، اللہ کے ہاں سب سے بڑی نیکی خلق خدا کی خدمت۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کو گواہ کر کے، سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خواجہ شریف سب کے ساتھ میری گہری دوستی ہوگی ہوئی تھی۔ تو ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں ان کی کرپشن کی بات شروع کر دی، نواز شریف اور شہباز شریف اس کے خاندان کی، کہ خواجہ صاحب اینے پیسے کی کر رہے ہیں نا، وہ جو کرپشن کرنی بھی ہے۔ ایک بندے کا میں نے نام لیا، اس نے کہا جی میں نے کرپشن کی ہے، غربت مجھے اچھی نہیں لگتی تھی اور نہ میں اس پر اکتفا کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے کرپشن کی۔ اب غربت ختم ہوگی، اب میں کسی صورت بھی کرپشن کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرے پاس گھر موجود ہے، 2 گاڑیاں موجود ہیں، 2-4 کروڑ روپے موجود ہے، میں امیر ترین آدمی ہوں، اب میں کرپشن کروں؟ سوال ہے، اور نہیں کی کرپشن اس کے بعد اس نے۔ میں نے کہا کہ ہائے صاحب یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ بیماری کہاں سے ہے انہیں کہ بھی کیا کرو گے، 400 کھرب روپیہ، 2000 کھرب روپیہ بھی کیا کر لو گے، یہ عمارتیں خرید۔ تو خواجہ شریف نے جو کہا، میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کسی مرے ہوئے بندے کے منہ میں وہ لفظ نہیں ڈالنا چاہیے جو اس نے نہ کہا ہو۔ خدا حساب لیتا ہے انسانوں سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، گریبان سے پکڑ لیں گی روحیں آخرت میں کہ یہ میں نے تو کہا نہیں تھا۔ مجھے خواجہ شریف نے کہا، اس نے کہا کہ میں میاں صاحب کو پوچھیا سی، یعنی میاں شریف سے، کہ میاں صاحب اینیاں فیکٹریاں پان دی تانوں کی ضرورت ہے، اللہ نے آپ کو عزت دے دی ہے، اب آپ کا بیٹا وزیر اعظم ہو گیا ہے۔ یہ 90 کی بات ہے، یہ 90 کی دہائی کی بات کر رہے ہیں، ابا جی نے یہ کہا تھا۔ تو کہنے لگا کیونکہ خواجہ شریف کے والد کا لنگوٹیا تھا اور دوست تھا نواز شریف کا باپ، تو ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو خواجہ شریف نے مجھے کہا کہ میں نے کہا آپ کو فیکٹریاں فوکٹریاں نہیں بنانی چاہیے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے اندر ہی حاسد ہوتے ہیں، وہ باہر باتیں۔ تو کہنے لگا حاسد ہوندے تے ہون پہ، او بھولیا، خواجہ شریف کا نام بھولا تھا نک نیم، او بھولیا پہلا سانو فیکٹری لانی ہوندی سی تے اسی جتیاں کس جاندیاں سن دفتراں دے چکر لا لا کے، تے جے دفتر تک پہنچ جاندے سن اندر تے اوتھے بیٹھ کے ساڈے چوکلے تھک جاندے سن، تے ہن اسی اشارہ کرنے تے نویں فیکٹری لگ جاندی ہے، جے اج بھی نہیں فیکٹری لانی تے لاکھ دی لعنت ہے سٹ تے۔ یہ ہے ان کے باپ کی فطرت اور سوچ جس کی یہ اولاد ہے۔ ناظرین کرام آج اتنا ہی کافی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ۔